निकाह की तारीफ तय होते ही पूरी हवेली में तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन सबसे ज्यादा मसरूफ अगर कोई था तो वो शहरियर था। वो खुद बाजार जाता, कभी कपड़ों के शोरूम में, कभी ज्वेलरी की दुकान पर, कभी डिजाइनर्स के पास। ये नहीं, इससे बेहतर दिखाएं, दुल्हन के लिए है, बेहतरीन चाहिए। इसने मारिया के निकाह के लिए निहायत नफीस लिबास पसंद किया। रुखसती के लिए अलग जोड़ा, मायूं का अलग लिबास, मेहंदी के लिए अलग, वलीमे के लिए अलग, उसके साथ सोने के भारी जेवरात, चूड़ियों, कंगन, हार, झमके, अंगूठियां। हर चीज वो खुद खोल कर देखता, बार बार हाथ में उठाता, आईने के सामने खड़ा होकर तसव्वुर करता। ये हार मारिया पर कैसा लगेगा, ये रंग इस पर बहुत जचेगा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती। जब वो तमाम सामान हवेली लेकर आया तो मुलाजिम एक एक डब्बा उठाकर अंदर रखने लगे। बड़ी बेगम, बड़े चौधरी और कनीज भी वहीं मौजूद थे। शहरियर बच्चों की तरह हर डब्बा खोल खोल कर दिखा रहा था। अम्मी, ये देखें, अब्बू जान, ये सीट कैसा है, ये मेहंदी वाला लिबास है। कनीज ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली, चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से वहां से उठ गई। किसी ने उसे रोका नहीं। वो अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। इसने खुद को बहुत समझाया, ये फैसला मैंने अपनी रज़ा से कबूल किया था, मुझे मजबूत रहना होगा। लेकिन इंसू किसी दलील को नहीं मानते। वो खामोशी से रोती रही, अपने इंसू खुद ही पंचती रही ताकि बाहर किसी को उसके दिल का हाल मालूम ना हो। इधर शहरियर को जैसे किसी और दुनिया की खबर ही ना थी। वो हर लिबास को दोबारा देखता, हर जेवर को हाथ में लेकर मुस्कुराता, फिर अपने वालिद के पास आकर बोला, अब्बू जान, एक बात कहनी है। कहो। मारिया की शादी बहुत धूमधाम से होगी। बड़े चौधरी खामोशी से उसे देखते रहे। शहरियर की आवाज़ भरा गई, उसकी पहली शादी भी मेरे खौफ की वजह से जल्दी जल्दी और खामोशी से हुई थी। इसकी ज़िंदगी की खुशियों मैंने खुद छीन ली थीं। इस बार इसकी हर रस्म होगी, मायूं भी, मेहंदी भी, निकाह भी, रुखसती भी, और हर वो खुशी जो एक लड़की का हक होती है। बड़े चौधरी ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, ये इसका हक है, और इस हक में किसी कसम की कमी नहीं होनी चाहिए। जब ये बात बशीर हसीन तक पहुंची तो पहले तो मारिया ने साफ कहा, अब्बू, इतनी नुमाइश की क्या ज़रूरत है, सादगी से सब कुछ हो जाए तो बेहतर है। लेकिन बशीर हसीन ने नरमी से कहा, बेटा, इस बार ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश नहीं, हमारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी हर खुशी पूरी हो। मारिया खामोश हो गई, उसने मजीद इसरार नहीं किया। चंद दिन बाद हवेली से मायूं का सामान आया। इतने बड़े बड़े डब्बे, इतने खूबसूरत तोहफे, कीमती कपड़े, जेवरात, खुशबुएं, जूते, बैगस, सिंगार का सामान। पूरा मोहल्ला देखने के लिए जुमा हो गया। हर तरफ एक ही चर्चा था, माशा अल्लाह, लड़की वाकई नसीबों वाली है। पहली बार भी अच्छे घर गई थी मगर किस्मत ने साथ ना दिया। और अब देखो, मुल्क चौधरियों के घर जा रही है। अल्लाह इस बार इसकी किस्मत अच्छी करे। ये तारीफें सुनकर मारिया के दिल में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा बोझ उतरता गया। वो जानती थी कि किसी को उसके दिल का हाल मालूम नहीं। शादी के दिन एक मारूफ बेवटीशन घर आई। इसने कई घंटे लगाकर मारिया को तैयार किया। जब आईना उसके सामने रखा गया तो वो खुद चंद लम्हे अपनी ही सूरत देखती रह गई। सादगी पसंद मारिया आज दुल्हन बनी बैठी थी। चेहरे पर नफीस सिंगार था, सुर्ख लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसकी छोटी बहनें खुशी से उसे देखती रह गईं। बाजी, आप तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही। मारिया ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी। निकाह खैर वाओ आफियत से हो गया। फिर रुखसती का वक्त आ गया। ये वो लम्हा था जिससे हर लड़की का दिल कांपता है। मारिया ने पहले अपनी मुंह को गले लगाया, फिर वो अपने वालिद के सीने से लग गई। बशीर हसीन ने उसे मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे बेटी। मारिया ससकियों में बोली, अब्बू, मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा अगर कभी आपका दिल दिखाया हो। बशीर हसीन ने इसके माथे को चूमा। बेटियां कभी बाप का दिल नहीं दिखाती। माँ भी उसे सीने से लगाए रो रही थीं। वो तीनों जानते थे कि इस रुखसती के पीछे कितने दिख, कितनी आजमाइशें और कितनी खामोश कुर्बानियां छपी हुई हैं। मोहल्ले वाले इन्हीं दुआएं देते रहे, लेकिन उन तीन दिलों का दर्द सिर्फ वही जानते थे। शाम ढले मारिया हवेली पहुंच गई। मरकजी दरवाज़ा रोशनियों से सजा हुआ था। इस्तकबाल इंतहाई वक़ार और एहतराम से किया गया। बड़ी बेगम ने उसे दुआएं देते हुए अंदर लाया। हर तरफ खुशामदीद की सदाएं थीं। उसी दौरान मारिया की नज़र कनीज़ पर पड़ी। वो चंद लम्हे उसे देखती रह गई।
कनीज़ निहायत बावकार और ख़ूबसूरत ख़ातून थी। इसके चेहरे पर थकन ज़रूर थी मगर शख्सियत में वक़ार नुमायां था। मारिया के दिल में बेइख्तियार ख़याल आया, ये तो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत औरत हैं। फिर शहरियर ने उनके साथ ऐसा रवैया क्यों रखा? उसे इस सवाल का जवाब समझ ना आया। अलबत्ता इसने ये ज़रूर महसूस किया कि कनीज़ की आंखों में हसद से ज़्यादा एक दबी हुई उदासी थी, जिसे वो बड़ी हिम्मत से अपने वक़ार के पीछे छुपा रही थी। कनीज़ आगे बढ़ी। इसने आहिस्ता से कहा, खुशामदीद। मारिया ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद रस्मी दुआओं और रसूमात के बाद घर की ख़वातीन मारिया को शहरियर के कमरे तक ले गईं। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में खामोशी फैल गई। मारिया ने आहिस्ता से एक नज़र इर्द गिर्द डाली। वो जानती थी, इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था, मगर इस बाब में एतिमाद, माफ़ी और ताल्लुक़, तीनों को अभी बहुत तवील सफ़र तय करना था। आयशा नूर। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मारिया जहाज़ी साइज़ बेड के एक किनारे पर खामोश बैठी थी। इसके सामने कद आदम खड़ा हुआ आईना उसे अपना ही अजनबी चेहरा दिखा रहा था। सुर्ख रूसी लिबास, भारी जेवरात और माथे पर सजा हवा टीका। वो खुद को देखकर भी खुद को पहचान नहीं पा रही थी। इसके अंदर अजीब सी कश्मकश बरपा थी। जिस मर्द से वो कभी अपनी इज्जत के लिए डरती थी, आज वही मर्द इसका शौहर था। वो लम्हा उसे बार बार याद आ रहा था जब शहरियर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था। इस रात का खौफ, वो बेबसी, वो चीखें, सब कुछ जैसे अभी कल की बात हो। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त उसे अपनी इज्जत खो जाने का डर था। आज वो डर ख़त्म हो चुका था। अब अगर कोई खौफ बाकी था तो सिर्फ अपनी जान का। और सच तो ये था कि अब वो इस खौफ से भी ज़्यादा नहीं डरती थी। इतनी आजमाइशें देखने के बाद मौत उसे ज़िंदगी से ज़्यादा खौफनाक नहीं लगती थी। वो आहिस्ता से उठने लगी। इसने सोचा, पहले ये भारी जेवरात और लिबास बदल ले। वो कमरे में नज़रें दौड़ाने लगी कि शायद कोई पर्दा या दूसरा कमरा हो जहाँ जाकर कपड़े तब्दील कर सके। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि शहरियर उसे इस दुल्हन के रूप में देखे जिसके लिए उसने इतनी आरज़ूओं से ये सब तैयारियां की थीं। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मारिया चुंक गई। दरवाज़ा खिला। अंदर कनीज़ दाखिल हुई, सादा लिबास में, खामोश कदमों से। इसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और मारिया के सामने आकर बैठ गई। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। मारिया ने पहली मर्तबा इसे गौर से देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी थकन थी और आँखों में ऐसी हसरत जिसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं था। कनीज़ भी मुसलसल मारिया को देख रही थी। फिर इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया। मारिया के हाथ की पुश्त पर अपनी उंगलियां रखीं। निहायत धीमी आवाज़ में बोली, कितनी खुशकिस्मत हो तुम। मारिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कनीज़ हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में दिख छुपा हुआ था। कोई मर्द तुम्हारे लिए इस हद तक दीदा हो, ये नसीब हर औरत के हिस्से में नहीं आता। मारिया के होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकली। वो सिर्फ खामोशी से कनीज़ को देखती रही। कनीज़ ने नज़रें झुका लीं। तुम जानती हो, मैं बचपन से शहरियर से मोहब्बत करती थी। वो जैसे बरसों से दिल में दफन कहानी पहली बार किसी के सामने रख रही हो। जब मैं इतनी बड़ी हुई कि रिश्तों को समझ सकूं, तब से सब लोग यही कहते थे, कनीज़, शहरियर तुम्हारा दुल्हा बनेगा। वो हमारे ख़ानदान का सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन और सबका लाडला लड़का था। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। पता ही नहीं चला कि कब इसके नाम से दिल धड़कने लगा। मैं हर ईद पर नए कपड़े इस ख्याल से पहनती थी कि शायद वो मुझे देखेगा। हर दुआ में इसका नाम होता था। वो चंद लम्हे खामोश हुई, फिर आहिस्ता से बोली, जब शादी का वक्त आया तो मैं बहुत खुश थी। फिर सुनने में आया कि शहरियर इस निकाह पर राज़ी नहीं। इसकी आँखें भर आईं। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा यकीन था। मैं सोचती थी, मोहब्बत से हर दिल जीता जा सकता है। मैं इसका दिल भी जीत लूँगी। वो हल्का सा हंसने की कोशिश करती है, मगर आवाज़ में दर्द नुमायां था। मैं कितनी नादान थी। इसने आहिस्ता से आंसू साफ किए। शादी के बाद उसने मुझसे कभी दिल खोलकर बात नहीं की। ज़रूरत होती तो 2 लफ्ज़ बोल देता, वरना खामोश रहता। मैं दिन भर इसके एक जुमले का इंतज़ार करती रहती थी और रात को यही सोचकर सो जाती थी कि शायद कल सब बदल जाए। कनीज़ की आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई। फिर 2 महीने बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क चला गया। और जब वो गया, इसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। तब मेरी कोख में उसकी बेटी थी। इसे शायद ये खबर भी पूरी खुशी से कबूल ना हुई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मारिया की आँखें भी नम हो चुकी थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में सिर्फ वही ज़ख्मी नहीं थी।
اس کے سامنے بیٹھی عورت بھی برسوں سے ایک ایسی محبت کی قیمت ادا کر رہی تھی جو اسے کبھی پوری طرح ملی ہی نہیں۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھیں، ایک کے پاس محبت تھی مگر محبوب نہ ملا، اور دوسری کو محبوب تو ملا مگر اس راستے سے ملا جسے وہ کبھی اپنی قسمت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ عائشہ نور۔ کنیز کچھ دیر خاموش رہی، جیسے برسوں سے سینے میں دفن یادوں کو لفظ دینے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، شہریار 2 مہینے بعد اپنی پڑھائی کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس وقت تک اسے معلوم تھا کہ میں امید سے ہوں، لیکن اس نے اس بات پر کبھی کوئی خوشی ظاہر نہیں کی۔ اس کی نگاہیں کہیں دور جا ٹھہریں۔ وہ وہاں سے کبھی کبھی فون ضرور کرتا تھا، لیکن صرف ابو جی یا امی جان سے بات کرتا، کبھی میرے بارے میں نہیں پوچھا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے، یہاں تک کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی، اس کی آواز لرز گئی، تب بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ ابو جی نے خود اس کی تصویریں کھینچ کر اسے بھیجیں۔ چند دن بعد وہاں سے ایک پارسل آیا، اس میں چند کھلونے تھے، بس اتنا ہی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ درد سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ان کھلونوں کو سینے سے لگا لیا تھا، مجھے لگتا تھا شاید یہ اس کی محبت کا آغاز ہے، لیکن وہ صرف کھلونے تھے، محبت نہیں تھی۔ ماریا خاموشی سے سنتی رہی، کنیز بولتی گئی۔ پھر کئی سال بعد وہ واپس آیا، میں اور سوہا دونوں بہت خوش تھیں۔ میں نے سوچا اب وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے گا، اسے سینے سے لگائے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سوہا کو دیکھا ضرور، مگر کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا، کبھی اس کے ساتھ باپ جیسا وقت نہیں گزارا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں رہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد کنیز نے خود ہی بات آگے بڑھائی، اب وہ بدل رہا ہے، اب وہ سوہا کو خود اسکول چھوڑنے جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے لیے کھلونے لاتا ہے، اس کی ہنسی پر خود بھی ہنس دیتا ہے، اور وہ ایک لمحے کو رکی، میرے ساتھ بھی اب کبھی کبھی 2-4 باتیں کر لیتا ہے۔ اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس طرح نظریں چرا کر مجھ سے بات کرتا ہے نا۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ اپنے دل پر جبر کر کے ایسا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے وہ 2 لفظ بھی پہلے کے مکمل سکوت سے بہتر ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا۔ ماریا اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس کا نرم دل اس عورت کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کنیز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کنیز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماریا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ شاید میرے بارے میں نہیں جانتے، میں نے یہ رشتہ اپنی خوشی سے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے ملک شہریار سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی میں کبھی ان کی زندگی میں آنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے تو بہت پہلے اپنی زندگی سے شادی کا خیال ہی نکال دیا تھا۔ لیکن وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، انہوں نے خود کو میری زندگی کا ایسا مسئلہ بنا دیا تھا جس کا مجھے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا اگر میں ہمیشہ انکار کرتی رہی تو میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، سب اسی خوف میں جیتے رہیں گے۔ میں دوبارہ اپنی زندگی میں وہ رات، وہ خوف، وہ بے بسی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لیے میں نے یہ رشتہ قبول کیا، محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ شاید اس فیصلے سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے۔ کنیز خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی عورت اس کی خوشیوں کی دشمن بن کر نہیں آئی تھی، وہ بھی حالات کی ماری ہوئی تھی۔ ایک نے محبت مانگی تھی مگر نہ ملی، دوسری نے محبت کبھی مانگی ہی نہیں مگر قسمت اسے اسی دروازے پر لے آئی جہاں پہلے سے ایک ٹوٹا ہوا دل موجود تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب اجنبیت نہیں تھی، بلکہ 2 زخمی عورتوں کے درمیان ایک انکہی ہمدردی جنم لے۔